गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 10th में न्यू टाइप्स ऑफ रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सीखेंगे। चलिए बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो एक टाइप ऑफ रिएक्शन है, इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी इसमें एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम दो तरीके से सीखेंगे, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी सिंगल और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को दो तरीके से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शुरू करते हैं, बट बिफोर उसके पहले कि हम ये जान लें कि एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कोई एक एलिमेंट जब किसी सॉल्ट सोल्यूशन से या किसी एक्वस सोल्यूशन से किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा होता है, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट जो ज्यादा रिएक्टिव है वो किसी सॉल्ट सॉल्यूशन से किसी दूसरे एलिमेंट को जो कि एक कम रिएक्टिव एलिमेंट है उसको डिस्प्लेस कर देता है और उसकी पोजीशन पे, उसके प्लेस पे वो फिक्स हो जाता है और उसको फिर उसके नाम से जानने लगते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कैल्शियम क्लोराइड से कैल्शियम को पोटेशियम ने डिस्प्लेस कर दिया तो वो पोटेशियम क्लोराइड बन गया और कैल्शियम अलग निकल गया। इस तरीके से हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सीखेंगे। यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन क्या हो सकता है? इफ इन एनी रिएक्शन one element displaces another element from its salt solution or aqueous solution and takes place of it, then it is known as what? Displacement reaction. अब इस displacement reaction को हम लोग कितने तरीके से जान सकते हैं? होता क्या है एक्चुअल में? सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट जब पॉसिबल होता है तभी पॉसिबल होता है जब कोई एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट किसी कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, यानी सब्स्टिट्यूट कर दे, तभी हम उसको डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशंस क्या है? कंडीशंस या यूं कह लें कंडीशंस की बजाय टाइप्स। वो क्या है? इन जनरली क्या होता है हम देखेंगे इसमें। जनरली क्या होता है कि जब कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट या मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस, पहला यानी ए टाइप का, हम तीन तरीके से पढ़ेंगे। ए टाइप का क्या है कि जब कोई ज्यादा रिएक्टिव मेटल, किसकी बात करेंगे? मेटल की। अ मोर रिएक्टिव मेटल, अ मोर रिएक्टिव मेटल displaces less reactive metal. A more reactive metal displaces a less reactive metal. होता क्या है इसमें? एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल किसी कम रिएक्टिव मेटल से किसी कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम इट्स कंपाउंड। यानी इसमें एक मेटल किसी दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है। दूसरा, कुछ एक्टिव नॉन मेटल्स, कुछ जो एक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं। सम एक्टिव नॉन मेटल्स डिस्प्लेसेस कुछ एक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं वो कुछ कम एक्टिव या लेस एक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं फ्रॉम इट्स कंपाउंड। डिस्प्लेसेस अ लेस एक्टिव नॉन मेटल्स, फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इस तरीके से हम दूसरा टाइप ऑफ कंडीशन भी या दूसरा जनरली फॉर्मूला हम इसका देखते हैं। नेक्स्ट, सम मेटल डिस्प्लेसेस ए नॉन मेटल। कुछ ऐसा होता है कि सम मेटल्स डिस्प्लेसेस नॉन मेटल्स। कुछ मेटल जो होते हैं वो नॉन मेटल को भी डिस्प्लेस कर देते हैं। तो इसमें तीन चीजें सीखेंगे। पहली वो कंडीशन
जिसमें हम क्या करेंगे कि एक मोर रिएक्टिव मेटल, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल किसी कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से या उसके कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस कर देता है। दूसरा, अगर हम कोई सम एक्टिव मेटल्स, कुछ एक्टिव नॉन मेटल्स भी होते हैं, कुछ एक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं, वो डिस्प्लेस कर देते हैं एक लेस एक्टिव नॉन मेटल को। वो एक लेस एक्टिव नॉन मेटल को, सम एक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस एक्टिव नॉन मेटल्स। जो ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होते हैं वो एक लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से या उसके कंपाउंड से या उसके एक्वस सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। तीसरा है कि सम मेटल डिस्प्लेसेस नॉन मेटल। कुछ मेटल होते हैं जो किसी नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं। जनरली ये वाली टाइप ऑफ रिएक्शन पाई जाती है एसिड्स में, यानी डाइल्यूट एसिड से कोई ज्यादा रिएक्टिव जो मेटल होता है वो उसके नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देता है और वो उसका सॉल्ट बना लेता है और वहां से एक गैस इवॉल्व होती है जिसको हम हाइड्रोजन गैस कहते हैं। तो ये वाली प्रोसेस यानी ये वाली फिनोमेना एक ऐसा तरीका भी है जिसके रिजल्टेंट में हम एक नई गैस बनाना सीख जाते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। एंड हाइड्रोजन इज द वेरी फर्स्ट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1 और हाँ न्यूट्रॉन 1 नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो इसको हम धीरे धीरे एक एक करके सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एक मोर रिएक्टिव मेटल्स एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। तो कैसे डिस्प्लेस करता है, आइए देखते हैं एक एक करके। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट का पोजीशन क्या है और डिस्प्लेसमेंट की कंडीशंस क्या है। पहला वाला, a less active metal displaces by more active metal। ये कंडीशन है। अब इसके साथ हम लोग सीखेंगे, देखिए इसके लिए हम एक मेटल एक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं और उसको याद भी करते हैं। ये देखिए यहां पे ये है एक्टिविटी डिक्रीजेज। या इसको हम ऐसे लिख दें, एक्टिविटी डिक्रीजेज। ये एक मेटल एक्टिविटी सीरीज है। इसमें जो ऊपर वाले मेटल हैं वो किसी के भी सॉल्ट सॉल्यूशन से या किसी भी कंपाउंड से अपने से नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं। ये कुछ मेटल्स हैं जिनकी एक्टिविटी सीरीज है। ये हमारे पास चैप्टर 3 में भी है, मेटल्स और नॉन मेटल्स में भी है, लेकिन हमें यहां पे भी पढ़ना है और वहां पे भी पढ़ना है। वहां पे हम इसको मेटलर्जी के टर्म में पढ़ेंगे और यहाँ पे हम इसकी एक्टिविटी सीरीज के टर्म में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी जरूरी है और वहां पे भी जरूरी है। हालांकि ये चीजें आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में वहां पे मिलेंगी, लेकिन हम लोग इसको पहले से ही पढ़ ले रहे हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि ज्यादा रिएक्टिव कौन है और कम रिएक्टिव कौन है। अब इस पूरी सीरीज में अगर हम देखें तो पोटेशियम इज द हाईएस्ट वन, यानी पोटेशियम सबसे ऊपर है। तो अगर पोटेशियम सबसे ऊपर है यानी पोटेशियम इज द हाईली रिएक्टिव मेटल। एंड प्लेटिनम सबसे नीचे है। तो अगर प्लेटिनम सबसे नीचे है यानी प्लेटिनम इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। अगर पोटेशियम चाहे तो अपने से सबसे नीचे, मतलब अपने से नीचे वाले हर एक मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकता है। यानी अगर पोटेशियम चाहे तो इन सब को एक एक करके उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करके अपना वाला सॉल्ट कंपाउंड बना सकता है। बट अगर प्लैटिनम चाहे तो वो इनमें से किसी को भी कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो नहीं करेगा। हाँ, अगर कॉपर चाहे तो वो सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम को डिस्प्लेस करेगा, बट कॉपर किसी और मेटल को किसी सॉल्ट सॉल्यूशन से या किसी कंपाउंड से डिस्प्लेस करने की हिमाकत नहीं करेगा। अगर कैल्शियम चाहे तो अपने से नीचे वाले सब को डिस्प्लेस कर सकता है, बट कैल्शियम कभी भी सोडियम और पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ये कैपेबिलिटी, ये कैपेसिटी होती है एक्टिविटी सीरीज में मेटल्स की। और मेटल्स इसी सहारे, इसी भरोसे किसी दूसरे सॉल्ट सॉल्यूशन से, किसी दूसरे कंपाउंड से, किसी लेस रिएक्टिव मेटल्स को वहां से डिस्प्लेस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इसका फायदा यही है कि अगर ये सीरीज हमें याद हो गई तो इजीली हम ये सोच और समझ सकते हैं कि इसमें आगे गिवन क्वेश्चंस में कौन से क्वेश्चंस में कौन सी एक्टिविटी, मतलब
कौन से मेटल्स किस मेटल को या किस नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है या किसी भी मेटल्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जिंक को रिएक्ट कराएं कॉपर सल्फेट से तो वो जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। बट अगर हम कॉपर को रिएक्शन करवाएं जिंक सल्फेट से, इसके सहारे हम इन क्वेश्चन का आंसर बड़ी इजीली दे सकते हैं। जरा देखिएगा ध्यान से, अगर हम चाहें जिंक को रिएक्ट कराएं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से तो ये क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा क्योंकि जिंक कॉपर से ऊपर है। बट ये रिएक्शन तो पॉसिबल होगी, बट अगर कॉपर चाहे तो वो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से जिंक को डिस्प्लेस करके कॉपर सल्फेट बना ले तो माय डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शन वुड नॉट बी पॉसिबल। ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस रिएक्शन में कॉपर एक लेस रिएक्टिव मेटल है, जिंक इज ज्यादा रिएक्टिव मेटल है यानी मोर रिएक्टिव मेटल है, तो कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इस एक्टिविटी सीरीज को याद करने का सबसे बड़ा फायदा हमें ये पता चल जाता है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव है वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को वहां से डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं सबसे पहले वाले में कि डिस्प्लेसमेंट बाय अ लेस रिएक्टिव मेटल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ लेस रिएक्टिव मेटल बाय अ मोर रिएक्टिव मेटल की। चलिए एक एक करके देखते हैं। अगर हम बात करें आयरन की या जिंक की, देखिएगा ध्यान से, अगर हम बात करें आयरन की प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करा दें, या हम बात करें जिंक की कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करा दें, या कोई दूसरा रिएक्शन ले लें, हम दूसरा रिएक्शन बोले तो लेड की यानी पीबी प्लस CuCl2, इसको भी हम रिएक्ट करा दें, या हम कॉपर ले लें, कॉपर इसको हम रिएक्ट करा दें AgNO3 के साथ यानी सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ये 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, या हम रिएक्ट करा दें एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम रिएक्ट विद व्हाट 4 मॉलिक्यूल ऑफ एल्युमिनियम, ये रिएक्ट करा दें इसको हम किसके साथ, MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ, इसको 3 ले लेते हैं बैलेंस करने के लिए। तो देखिए जरा ध्यान से, और ये रिएक्शन को हमें हीट कराने की जरूरत पड़ेगी। देखिए इनमें से जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे मेटल्स हमारे पास सॉलिड स्टेट में है। सारे के सारे मेटल्स हमारे पास कैसे हैं, सॉलिड स्टेट में है। सबके सब मेटल्स सॉलिड स्टेट में होते हैं, और जो हमारे पास ये सॉल्ट सोल्यूशन है वो एक्वस सोल्यूशन होता है। तो ये हम सबको एक्वस सोल्यूशन में लिखेंगे, सबको एक्वस सोल्यूशन में लिखेंगे, ये सब एक्वस सोल्यूशन में है। अब जो हमारे पास मेटल डिस्प्लेस होगा वो एक सॉलिड फॉर्म में डिस्प्लेस होगा, और हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा, सॉल्ट सोल्यूशन बनेगा, वो एक मोर रिएक्टिव मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन बनेगा। चलिए देखिए, यहां से आयरन ने इसको डिस्प्लेस किया और ये अलग निकल गया, यहां से जिंक ने इसको डिस्प्लेस किया, ये अलग निकल गया, लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, ये अलग निकल गया, कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस किया, ये अलग निकल गया, एल्यूमिनियम में मैग्नीज को डिस्प्लेस किया और मैग्नीज अलग निकल गया। चलिए अब इसका रिजल्टेंट क्या होता है, तो ध्यान से देखिए, आयरन ने इसको डिस्प्लेस किया यानी कि आयरन इस कॉपर की जगह पे फिट बैठेगा, इस कॉपर की जगह पे आयरन अपनी जगह बना लेगा, यानी कॉपर को भगा के आयरन उसकी जगह बैठ जाएगा। यानी कॉपर को अगर यहां से हटा दिया तो इस SO4 के पास हमारे पास क्या बचेगा, आयरन प्लस, और हमारे पास क्या बच रहा है, कॉपर। जरा ध्यान से देखिए, अगर हमने इसको भगाया था तो कॉपर की जगह पे कौन आ गया, आयरन, लेकिन है ये कैसा, एक्वस, तो इसको हम एक्वस लिखेंगे और हमारे पास कॉपर कैसा बचेगा, सॉलिड स्टेट में, कॉपर कैसा बचेगा, सॉलिड स्टेट में। तो आगे देखते हैं, अगर जिंक ने इसको डिस्प्लेस किया तो जाहिर सी बात है, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया यानी कि जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बनेगा, यानी कि यहां पे बनेगा ZnSO4 और रिजल्टेंट में कॉपर बन गया। सेम लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस किया तो यहां पे लेड क्लोराइड बनेगा,
PbCl2 प्लस कॉपर अलग निकल गया। सेम हियर, कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस किया, यानी कॉपर नाइट्रेट बनेगा, CuNO3 का ट्वाइस, और सिल्वर अलग निकल जाएगा। ये 2 सिल्वर थे तो हमारे पास 2 सिल्वर बचेंगे। एल्युमिनियम ने मैंगनीज को अगर डिस्प्लेस किया तो यहां पे क्या बनेगा, Al2O3 प्लस, और क्या बनेगा हमारे पास 3Mn, और इसको 2 करके हम इसको बैलेंस कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, नहीं, कॉपर हट गया और जिंक उसकी जगह पे आके बैठ गया, यानी कि ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन था एक्वस, वो एक्वस का एक्वस ही बना रहेगा, वो एक्वस सॉल्यूशन ही बना रहेगा और कुछ नहीं। अगर ये एक्वस सॉल्यूशन जिंक सल्फेट का बना तो यानी कि अगर इस सॉलिड जिंक ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटाया है तो ये कॉपर जो जाएगा वो किस फेज में जाएगा, सॉलिड फेज में जाएगा, यानी यहां पे ये सॉलिड स्टेट में रहेगा। अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर लेड ने कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड से कॉपर को हटाया है तो लेड तो सॉलिड था, बट वो एक्वस सॉल्यूशन में आने के बाद एक्वस हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा एक्वस सॉल्यूशन और ये बन जाएगा सॉलिड। ध्यान से, अगर कॉपर ने सिल्वर को हटाया तो इसका मतलब यहां पे ये एक्वस सॉल्यूशन किसका बनेगा, कॉपर नाइट्रेट का, और सिल्वर हमारे पास कैसा हो जाएगा, सॉलिड फेज में। इन द सेम वे अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा तो ये कैसा बनेगा, एक्वस, और मैंगनीज कैसा बनेगा, सॉलिड फेज में। हाँ, ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है तो ये ऑक्साइड जनरली हमेशा कैसे होते हैं, गैसियस फॉर्म में, तो ये गैसियस फॉर्म में उड़ जाएगा और ये हमारे पास सॉलिड स्टेट में बचा का बचा रहेगा। तो इस तरीके से हमने रिएक्शन देखी कि कैसे एक लेस रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस होता है फ्रॉम द मोर रिएक्टिव मेटल के साथ। तो इस तरह से हमने सीखा कि एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को कैसे किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन से या कैसे किसी भी एक्वस सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर सकता है। बाकी हम सीखेंगे अगली बार कि एक ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल किसी कम रिएक्टिव नॉन मेटल को कैसे डिस्प्लेस करता है। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि हमने कॉपर सल्फेट क्रिस्टल लिया और आयरन का क्रिस्टल लिया और दोनों को मिक्स कर दिया, कभी नहीं होगा ऐसा। अगर हम आयरन सॉलिड स्टेट में आयरन नेल लेंगे या आयरन लेंगे और उसको हम कॉपर सल्फेट क्रिस्टल के साथ मिक्स कर देंगे तो कभी नहीं होगा कि वो हमें आयरन सल्फेट दे दे और कॉपर एज अ सॉलिड दे दे। हमें क्या करना पड़ेगा, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, उन कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को हमें डिसॉल्व करना पड़ेगा वाटर में, यानी कि हमें उसका एक एक्वस सॉल्यूशन तैयार करना पड़ेगा, एक जलीय विलयन तैयार करना पड़ेगा, पानी में उसको घोलना पड़ेगा। तो जैसे ही हम उसको पानी में घोलेंगे हमारे पास कॉपर सल्फेट का एक एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। तो उसके बाद अगर हम उसमें आयरन नेल डालते हैं, जब हम उसमें आयरन नेल डालेंगे या जब हम उसमें आयरन के कोई भी पार्टिकल्स डालेंगे तो थोड़ी देर बाद 20-25 मिनट, आधा घंटा, हाफ एन आवर या 1 घंटे बाद हमें कॉपर एज अ सॉलिड मटेरियल उसमें दिखाई देने लगेगा, कलर का, अलग कलर का। और आयरन सल्फेट जो होता है, यानी ये कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा वो धीरे धीरे कन्वर्ट होकर के आयरन सल्फेट नाम के ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू और जबकि आयरन सल्फेट का कलर होता है ग्रीन। ठीक है, इतनी सी बातें हैं। इन द सेम वे जिंक जब कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस करेगा तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है हमारा ब्लू कलर का, जबकि जिंक सल्फेट का कलर होता है हमारा बिल्कुल व्हाइट कलर का। तो ये जब डिस्प्लेस करेगा और जब नया सॉल्यूशन बनेगा जिंक सल्फेट का तो बिल्कुल व्हाइट कलर में आ जाएगा। यानी हम जो पहले से सीखते हुए आ रहे हैं कि चेंज ऑफ कलर, थ्रू द चेंज ऑफ कलर वी कैन नो कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो हम वही पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन नाम का चैप्टर में, टाइप ऑफ रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फिलहाल ये हमारे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ टाइप्स हैं, जिसमें पहली कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी कि मेटल कैसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कैसे कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से या उसके किसी भी कंपाउंड को डिस्प्लेस कर देता है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि एक ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल किसी कम रिएक्टिव नॉन मेटल को कैसे डिस्प्लेस करता है। चलिए आगे देखते हैं। A more reactive non-metal displaces less reactive non-metal, or less reactive non-metal displaces by more reactive non-metal। चलिए
लेस एक्टिव नॉन मेटल, देखिए लेस एक्टिव नॉन मेटल by displaces by more active नॉन मेटल। एक लेस एक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस करता है, डिस्प्लेस होता है बाय अ मोर एक्टिव नॉन मेटल। यानी अब इसमें नॉन मेटल, एक नॉन मेटल किसी दूसरे नॉन मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से या उसके कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस करेगा और उसकी जगह खुद बैठ जाएगा। यानी अगर ये मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर एक ये ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है और ये कम रिएक्टिव नॉन मेटल है, तो क्या करेगा, ये इसकी जगह पे खुद बैठ जाएगा और इसको डिस्प्लेस कर देगा यहां से। या यूं समझ लो कि अगर ये मेरे पास 3 डिफरेंट कलर के मार्कर्स हैं, जिनमें से ब्लैक कलर का मार्कर मेरा मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है, ये मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है, और ये रेड कलर का मेरा जो मार्कर है वो एक लेस रिएक्टिव नॉन मेटल है। तो ये क्या करेगा, जब रिएक्शन होगी तो ये एक नॉन मेटल इस वाले यानी लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा और ये यहां पे इसको डिस्प्लेस करके अलग हटा देगा, अलग हटा देगा। तो ये क्या है, ये इसके साथ सॉल्ट सॉल्यूशन या कंपाउंड बना लेगा और एक लेस रिएक्टिव नॉन मेटल जो है वो डिस्प्लेस होकर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे ये रिएक्शन पॉसिबल होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सोडियम ब्रोमाइड NaBr। अगर ये मेरे पास NaBr है, सोडियम ब्रोमाइड, और इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ। ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा और बहुत ही अच्छा रिएक्टिव मेटल होता है। ये हमारे पास क्लोरीन है, इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। और हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं, जैसे कि 2NaI डिस्प्लेसेड बाय व्हाट, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन हम लोग जनरली गैस के फॉर्म में लेते हैं, क्लोरीन सॉलिड स्टेट में नहीं पाया जाता। क्लोरीन कैसा होता है, हम उसको बहुत ही रेयर कंडीशन में सॉलिड स्टेट में पा सकते हैं, अदरवाइज वो गैस या फिर लिक्विड सॉल्यूशन में ही हमें मिलता है। तो दूसरा है सोडियम आयोडाइड को जो हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो रिएक्शन कैसी होगी। एंड द नेक्स्ट वन इज योर व्हाट, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद व्हाट, क्लोरीन। या फिर हम दूसरा ले लें, पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद व्हाट, क्लोरीन। अब जरा इसमें हम इसकी स्टेट चेक करते हैं, ये सबके सब 2 हैं, इसकी स्टेट चेक करते हैं। ये रिएक्ट विद गैस, हमारे पास जो क्लोरीन है वो किस फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में, गैस फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास कैसे हैं, एक्वस सॉल्यूशन में, यानी एक्वस मीडियम में। ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है। चलिए जरा डिस्प्लेस कराते हैं, एक एक करके सबको डिस्प्लेस करते हैं। देखिएगा, यहां से ब्रोमीन लेस रिएक्टिव है, तो क्लोरीन ने इस ब्रोमीन को हटा दिया, फिर यहां से क्लोरीन ने इस आयोडीन को हटा दिया, फिर यहां से इस क्लोरीन ने ब्रोमीन को हटा दिया, फिर यहां से इस क्लोरीन ने आयोडीन को हटा दिया। तो इस तरह से एक लेस रिएक्टिव मेटल नॉन मेटल किसी मोर रिएक्टिव नॉन मेटल से डिस्प्लेस हो जाता है। और देखिए रिजल्टेंट में क्या बनेगा, हमारे पास ये बना 2NaCl प्लस निकला क्या, Br2, ये निकल गया। ठीक है, दूसरा 2NaCl प्लस I2 भी निकल गया। यहां पे 2KCl प्लस Br2, यहां पे 2KCl प्लस I2। तो जो भी हमारे पास ये बने हुए हैं, ये कैसे हैं, ये तो हमारे पास एक्वस मिलेगा, ये भी एक्वस मिलेगा, ये भी एक्वस मिलेगा और ये भी एक्वस मिलेगा। यहां पे ये कैसे मिलेंगे, गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट में और गैसियस स्टेट में। ये सारे के सारे में कैसे मिलेंगे, गैसियस फॉर्म में या गैसियस स्टेट में हमें मिल जाएंगे। तो हमने देखा कि कैसे एक लेस रिएक्टिव या लेस एक्टिव नॉन मेटल कैसे एक ज्यादा एक्टिव नॉन मेटल से डिस्प्लेस हो करके उसी का कंपाउंड या उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन का कंपाउंड बना लेता है। अब तीसरी टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो जनरली एक मेटल जो होता है किसी एसिड से
हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, जो कि वन एंड ओनली इकलौता नॉन मेटल है जो एक मेटल से सिंपली यहां से डिस्प्लेस हो सकता है या हो जाता है। चलिए, तो अगली टाइप ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं। ये एक्टिविटी सीरीज थी फॉर मेटल के लिए। नॉन मेटल में हम लोग सिर्फ इतना ही याद रखें कि कैसे क्लोरीन एक ज्यादा एक्टिव नॉन मेटल है जो किसी दूसरे एक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो तीसरी कंडीशन हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एसिड बाय एक्टिव मेटल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। सम मेटल डिस्प्लेसेस नॉन मेटल। सम मेटल डिस्प्लेसेस नॉन मेटल। चलिए, some metal displaces non metals। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द एसिड बाय एक्टिव मेटल। डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं ऑफ हाइड्रोजन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड बाय एक्टिव मेटल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द एसिड सॉल्यूशन या डाइल्यूट एसिड कैसे करते हैं? यहां पे जिंक नाम का एक सॉलिड मेटल है जो डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन गैस को फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड। इसको आप चाहे तो यहां पे DIL लिख सकते हैं। DIL बोले तो डाइल्यूट। अब कैसे डिस्प्लेस करेगा? सपोज ये जिंक इज मोर रिएक्टिव मेटल, इसने हाइड्रोजन को यहां से हटा दिया। जैसे इसने हाइड्रोजन को यहां से हटाया, ये बनाएगा जिंक सल्फेट का एक एक्वस सोल्यूशन और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करनी है इसको। जैसे ही हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा तो ये यहां पे इसका एक एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा, एक्वस सोल्यूशन। इन द सेम वे अगर हम किसी आयरन मेटल को ले लेते हैं, आयरन को, और उसको रिएक्ट कराते हैं डाइल्यूट एसिड से ऐसे, तो क्या होगा? या हम कोई दूसरा एक एक्टिव मेटल ले लेते हैं जैसे कि आयरन और उसको डिस्प्लेस कराते हैं हाइड्रोजन गैस को फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड यानी कि HCl गैस। अब आप चाहें तो जिंक को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ले सकते हैं, चाहे तो आयरन को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ले सकते हैं, चाहे तो कैल्शियम को ले सकते हैं, मैग्नीशियम को ले सकते हैं। जितने भी एक्टिव मेटल्स हैं उनको एक एक करके किसी भी डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करा के उसका एक सॉल्ट सोल्यूशन बना सकते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है वहां से। जैसे ये भी हमारे पास सॉलिड था, ये भी हमारे पास सॉलिड था, ये भी डाइल्यूट था और ये भी डाइल्यूट था। तो डाइल्यूट एसिड से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही पॉसिबल होती है। यहां बनेगा FeCl2 और H2 गैस निकलेगी, सॉरी FeCl2 नहीं तो FeSO4 निकलेगा एक ग्रीन कलर का, और यहां पे बनेगा FeCl2 और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। चलिए, ये हाइड्रोजन गैस निकली, ये बना था एक्वस सॉल्यूशन, ये भी, और ये बना एक्वस सॉल्यूशन, ये भी, ये दोनों ही एक्वस सॉल्यूशन तैयार हो गए। तो इस तरह से हमने देखा कैसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में किस तरह से एक एक्टिव मेटल किसी एक नॉन लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है, किस तरह एक एक्टिव नॉन मेटल किसी एक लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस करता है, और किस तरह से एक एक्टिव मेटल किसी भी डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके एक हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो इस मेथड से हमने सीखा कि इस मेथड के थ्रू हम हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है? जिसमें एक एलिमेंट अपने से बगल वाले के एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है और उसके साथ रह रहा हुआ कोई एलिमेंट उसके साथ रह रहे किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। नहीं समझ में? या आई गॉट इट। पहले तो देखते हैं फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन इज व्हाट? डबल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट का ही एक टॉपिक है, समझ लो छोटा सा, जिसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए क्या है कि जैसे हमने यहां पे एक कंपाउंड लिया AB और यहां पे एक कंपाउंड लिया CD और रिएक्शन हुई। अब ये B इसको डिस्प्लेस करेगा और ये इसको डिस्प्लेस करेगा, मतलब B और C
एक दूसरे के साथ डिस्प्लेस हो जाएंगे। यहां से ये क्या बनेगा, इसने इसको डिस्प्लेस किया, यानी बी और डी एक साथ हो गए, तो ये बन गया बी और डी, और यहां पे क्या बना, ए और सी। इस तरह से सेपरेट सेपरेट कंपाउंड बन जाते हैं। ठीक है, इस तरह हम देखते हैं कि ये कंपाउंड एक दूसरे के साथ प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। अब इसी तरह से अगर हम कोई रिएक्शन देखना चाहें तो ये जो रिएक्शन हमारे पास आती है ये दो तरीके की होती है। कौन कौन सी, एक तो हम एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, और दूसरा ये सारी आयनिक आयनिक इक्वेशन होती हैं। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और दूसरा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और दूसरे वाले को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यानी ये दो तरीके की रिएक्शन पॉसिबल होती है हमारे पास। पहले वाले को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और दूसरे वाले को हम बोलते हैं क्या, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इस तरह से हम दो तरीके की रिएक्शन देखते हैं। एक एक करके हम दोनों रिएक्शन पढ़ेंगे। पहले हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, अगर हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की तरफ देखें, प्रेसिपिटेशन को इन शॉर्ट हम लोग पीपीटी बोलते हैं। ठीक है, या इसको हम सिंपली कह लें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल कंपाउंड होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखिए BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड लेते हैं, बेरियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन, और इसके साथ लेते हैं हम किसका, सोडियम सल्फेट का एक एक्वा सॉल्यूशन, तो क्या होता है। और अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, और एक और रिएक्शन देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3। इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, यानी H2O लिक्विड के साथ। और तीसरी रिएक्शन अगली हम देखते हैं कॉपर सल्फेट को अगर हम रिएक्ट कराते हैं H2S गैस के साथ, कॉपर सल्फेट प्लस H2S गैस। देखिए यहां पे मेरे पास जो BaCl2 है ये एक एक्वा सॉल्यूशन है, ये भी एक्वा सॉल्यूशन है, और जो हमारे पास सोडियम सल्फेट है वो भी एक्वा सॉल्यूशन है। अगला हमारे पास जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो एक एक्वा सॉल्यूशन है, लेकिन ये क्या है, एक गैस फॉर्म में है। इन द सेम वे कैल्शियम कार्बोनेट कैसा है हमारे पास, एक सॉलिड स्टेट में है। अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो ये डिस्प्लेस करेगा, तो क्या देगा, ये लिक्विड फॉर्म में है, या एक्वस लिख लो इसको सिंपली, एक्वस फॉर्म में। ठीक है, इन द सेम वे कॉपर सल्फेट हमारे पास कैसा है, एक्वा सॉल्यूशन में, और H2S क्या है, गैस मिल गई। अब रिएक्ट कराने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या बनता है, यहां बनेगा BaSO4 प्लस 2NaCl, यहां बनेगा 2NaCl, यानी BaSO4 हमारे पास क्या बन गया, एक सॉलिड कलर का कंपाउंड आ गया, और ये 2NaCl अलग निकल गया। तो ये जो आ गया कंपाउंड, ये क्या है हमारे पास, एक प्रेसिपिटेट। हम कभी भी जब अपवर्ड एरो से दिखाएंगे तो इसका मतलब होता है गैस, और डाउनवर्ड एरो से दिखाएंगे तो इसका मतलब होता है पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट। इसका होता है प्रेसिपिटेट। जब हम अपवर्ड एरो से शो करेंगे तो किसी कंपाउंड को, तो उसको हम बोलेंगे गैस, और अगर डाउनवर्ड एरो से शो करेंगे किसी को तो हम उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेट। तो ये बन गया हमारे पास एक प्रेसिपिटेट। इन द सेम वे अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोले तो स्लेक्ड लाइम, इसको हम रिएक्ट कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक व्हाइट पीपीटी आता है, CaCO3 प्लस, और क्या निकला हमारे पास, H2O यानी कि लिक्विड, H2O लिक्विड निकल गया। अब ये क्या है हमारे पास, सॉलिड स्टेट में प्रेसिपिटेट बन गया, ये भी व्हाइट पीपीटी और ये भी व्हाइट पीपीटी, ये दोनों ही हमारे पास एक व्हाइट कलर का पीपीटी देंगे। इन द सेम वे कैल्शियम कार्बोनेट अगर है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और क्या निकला है, इसके साथ एक हम और चीज ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी ले लेते हैं। देखिए जरा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो जैसे ही हमने इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी लिया तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये बन गया CaHCO3 का होल ट्वाइस। हालांकि देखें अगर इसको हम, तो ये भी एक प्रेसिपिटेट ही देगा, लेकिन ये एक एग्जांपल है एडिशन रिएक्शन का, क्योंकि इसमें सारे कंपाउंड मिलकर के एक सिंगल वन एंड ओनली एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। जरा देख लीजिए रिएक्शन बैलेंस है या नहीं, एक कैल्शियम, एक कार्बन, सॉरी एक, दो कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, 3 to the 6 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 + 1 3, 3 + 3 6,
6 ऑक्सीजन। ये एक एग्जांपल हो गया हमारे पास, प्रेसिपिटेशन का तो है लेकिन ये एग्जांपल हमारे पास एडिशन रिएक्शन का हो गया। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है, ये हमारे पास एक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ये एक एडिशन रिएक्शन है तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है लेकिन ये एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट अगर रिएक्ट करेगा H2S गैस के साथ तो ये क्या देगा? जैसे ही ये कॉपर सल्फेट रिएक्ट करेगा H2S गैस के साथ तो क्या देगा? कॉपर सल्फाइड और H2SO4। ये बन गया एक एसिड एक्वस। ये एक्वस बनेगा और ये सॉलिड प्रेसिपिटेट बनेगा। बिल्कुल कैसा? ब्लैक कलर का पीपीटी। ये एक ब्लैक पीपीटी देगा। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किस तरह से डिफरेंट काइंड की प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। अब हम आगे देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब जब एक एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वो देता है सॉल्ट और वाटर। यहां पे हम सीखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके दो चीजें देते हैं, सॉल्ट और वाटर, सिंपली। यानी कि हम बोले एक तरफ एसिड है दूसरी तरफ बेस है, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? सॉल्ट। और क्या बनाते हैं? वाटर। तो इस तरह से अगर कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देता है तो उसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास यह HCl है और यहां पे एक NaOH है, दोनों ने आपस में रिएक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास HNO3 है यानी नाइट्रिक एसिड है, रिएक्ट करवाता है KOH के साथ यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या देगा? देखिए सिंपल है, बहुत सिंपल। यहां से एक H लिया हमने, बाहर लिया, यहां से OH लिया और इसको निकाल लिया। इन द सेम वे यहां से एक H लिया हमने प्यार से और यहां से हमने इसको इसके साथ निकाल लिया। जरा ध्यान से देखिए, जो बचा हुआ है पहले हम उसको लिख लेते हैं। Na और Cl यानी ये बन गया NaCl प्लस बना वाटर, यहां बना KCl या KNO3 और ये बना वाटर। तो हमने देखा ये क्या बन गया? सॉल्ट। और ये क्या बन गया? वाटर। ये भी है और ये भी है। तो इस तरह से हमने देखा कि जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो दो चीजें यानी दो प्रोडक्ट देता है। दोनों प्रोडक्ट को हम लोग सॉल्ट और वाटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही। अगली क्लास में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन सीखेंगे। विच टाइप ऑफ रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन। रेड मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब का बोलेगा ऑक्सीडेशन। दो टाइप की रिएक्शन इसमें आपस में कंबाइंड होकर के हम लोग सीखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। हालांकि ये रेडॉक्स रिएक्शन का एक नया चैप्टर आपको क्लास 11th में देखने को मिलेगा, बट बिफोर देम वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द रेडॉक्स रिएक्शन इन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिंपल जनरली हमारे हम लोग डेली लाइफ में अक्सर इसका यूज होता रहता है, यानी डेली लाइफ में हम लोग इसके यूज टू में रहते हैं, बट इसको हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।